Hello everyone, very good morning to all of you. So welcome to my channel UGC नेट बाय अर्चना मैम, जहाँ पे मैं आप सभी को जो है UGC नेट शेट असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ जितने भी आपके स्टेट लेवल के जितने एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं एज वेल एज जब भी आप किसी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है टेस्ट देने जाते हैं या फिर पीएचडी में कैसे आप एनरोलमेंट लेंगे। और ये एक चीज़ मैं आज बिफोर द स्टार्टिंग सेशन में आप सभी जो भी लर्नर्स हैं उन्हें मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनके मन में ये एक कहीं वो कॉन्शियस माइंड में अपने बैठा के रखे हैं कि यदि मेरा नेट नहीं हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ तो मैं पीएचडी नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। सो इन जो आपके जो ये चीज़ें बैठा के आपने रखा है, ये जो आपने एक माइंड सेटअप बना के रखा है कि मैं यदि नहीं क्वालिफाई कर पाता हूँ यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को या फिर मेरा जेआरएफ नहीं होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है नेट आपका प्रेफर किया जाता है। और यदि मेरा जेआरएफ नहीं होता है तो मैं फ्यूचर में जो है पीएचडी नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। सो इस कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरीके से अपने माइंड से डिलीट कर दें। इसे आप कहीं इसे ले जा करके जो है डस्टबिन में जो आप इसे डिस्ट्रॉय कर दें। वाई? क्योंकि जो भी आपके यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिस भी आपने यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म भरा है, आपने यदि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपने भरा है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म भरा है, आप कोई स्टेट लेवल के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, आपके पीएचडी जो है फर्दर वहाँ से करना चाह रहे हैं, तो वो अपने स्तर पे एक टेस्ट कराती है जिन्हें हम कहते हैं, दो तरीके से होता है। एक होता है कंबाइंड टेस्ट, वहाँ पे लिखा होता है, या फिर वो अपने स्तर पे जो है एक रेट टेस्ट कराती है। रेट टेस्ट मीन्स रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो ये देखती है यूनिवर्सिटी कि आप रिसर्च के लिए कितने एलिजिबल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, आपके कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं फिर भी आपको एग्जामिनेशन देने होते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो प्रेफर करती हैं कि इफ़ यू हैव अ नेट क्वालिफिकेशन सो आप जो है इस एग्जामिनेशन से बच जाते हैं। बट एक चीज़ आप ध्यान रखें कि यदि आपके पास नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, तब भी आप पीएचडी में जो है एनरोलमेंट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जिस भी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म आया है पीएचडी का, उस फॉर्म को आप फिल करें। फिल करने के बाद आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी होती है वो होती है पीजी। पीजी के बिहाफ पे आपको जो है वहाँ पे बुलाया जाता है। यानी मैंडेटरी नहीं है कि आपने नेट क्वालिफाई किया हो। तो यदि आपने पीजी क्वालिफाई किया है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम मार्क्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें आपके जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 55% मार्क्स एंड जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें 50% का मार्क्स होने चाहिए, 50% होने चाहिए, जिनमें उनको 5% का जो है रिलैक्सेशन मिलता है जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अब बात आती है कि हम इसमें एडमिशन ले कैसे। तो इसमें जो टेस्ट उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, यानी जितने भी आपके पीवाईक्यूज होते हैं उनके। तो ये पीवाईक्यूज आपके 50% जो होते हैं रिसर्च मैथोडोलॉजी से होते हैं एंड 50% आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से होते हैं। यानी जो भी आपने सब्जेक्ट, आपका जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर्स है उसमें आपके जो है 50% क्वेश्चन आएंगे। यदि आप इन पेपर को क्वालिफाई करते हैं अच्छे मार्क्स से, यदि आपने जो है अच्छे मार्क्स ले आए हैं उस पर, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो नेट का प्रेफरेंस है वो यही है कि किसी यूनिवर्सिटीज़ में 7 मार्क्स मिलते हैं, किसी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 5 मार्क्स देती है और जेआरएफ पे 7 मार्क्स देती है, और कोई यूनिवर्सिटी जो है जेआरएफ पे 10 मार्क्स देती है। यही आपका पूरा विच मीन्स जो आपका मैक्सिमम नंबर है जिससे आप पीछे हो जाएंगे उन बच्चों से जिन्होंने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है, वो सिर्फ आपका 10 नंबर है। सो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि यदि इन पीवाईक्यूज को जो आप टेस्ट दे रहे हैं, जो लिखित परीक्षा उनके यहाँ पे हो रही है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है। बहुत कुछ लर्नर्स के मन में ये भी होगा, ये जो आपका क्वेश्चंस पेपर रेडी होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपका होता है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजीली आप इसे कंडक्ट कर ले जाएं, बट इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए हायर। यानी आपने जो नंबर यहाँ पे गेन किया है वो आपके हायर मार्क्स होने चाहिए। उसके बिहाफ पे आपको वो यूनिवर्सिटी बुलाती है, आपको मतलब कॉल लेटर आपको जाता है रिगार्डिंग द इंटरव्यू के लिए। सो आप इसमें इंटरव्यू फेस करते हैं। इंटरव्यू में भी आपके कई रेशियो हैं, इसके प्रीवियसली मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया हुआ है, तो उसको आप क्वालिफाई करते हैं एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। एक बार मैं और रिपीट कर दे रही हूँ, विदाउट नेट, विदाउट जेआरएफ, विदाउट एनी सेट
एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए बिना आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं एंड आप अपने पीएचडी को जो परस्यू कर सकते हैं। सो जो भी लर्नर्स के मन में ये चीज़ें बैठी हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें, उन्हें डिलीट कर दें, किसी डस्टबिन में ले जा करके डाल दें, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन ना रहने के बाद भी इफ़ यू हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन विच मीन्स आपने जो है पीजी क्वालिफाई किया है, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है, अच्छे मार्क्स विच मीन्स आपने जो जो यूजीसी के नॉर्म्स में होता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है दे हैव अ 55% मार्क्स एंड जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप जो है पीएचडी अपना फर्दर कर सकते हैं। सो इसमें ये मैंडेटरी नहीं है, मैं एक बार और आप सभी को बता दूं कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास जो है एक क्वालिफिकेशन हो, यदि है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है और नहीं है तब भी आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच के बैठे हैं कि मैं जब नेट क्वालिफाई कर लूँगा आफ्टर दैट मैं फॉर्म फिल करूँगा या फिल करूँगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी एक तरीके से समझे कि आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आप जो है 6 महीने एक प्रिपरेशन करेंगे एंड देन 1 मार्क से भी आप वहाँ से जो है क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आप 6 महीने उन बच्चों से पीछे हो जाना है जो ऑलरेडी पीएचडी में फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, आपके जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है या फिर किसी ओपन यूनिवर्सिटीज़ से आप करना चाहते हैं, तो उन सभी को फर्दर उनके होम पेज को जो है चेकआउट करते रहें एंड देन उससे रिलेटेड फॉर्म ऑफ फिल करते रहें और कोशिश करें कि आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई किए हैं, जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, उन सभी को क्रॉस करके आप जो है एक अच्छे जो है रैंक पे आए, सो दैट यूनिवर्सिटी की मजबूरी हो जाए, यानी यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी कि ये कैंडिडेट जो है इसे बुलाना मैंडेटरी है। ओके, सो अब हम बात करेंगे अपने सेशन की। सेशन में एज वी ऑल नो कि जो मेरा पेपर फर्स्ट चलता है वो आपका 6 PM इवनिंग में मैं ये क्लासेस लेती हूँ। टोटल आपके 6 डे ये क्लासेस चलते हैं एंड जो आपका संडे होता है उसमें हम करते हैं मैराथन हमारे जो है PYQs बेस्ड होते हैं, विच मीन्स PYQs से जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, यानी जो डिटेल में क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें मैं आपको डिटेल में कवर कराती हूँ। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं UGC नेट बाय अर्चना मैम से मिल जाऊँगी एंड देन आप यहाँ पे जाकर के इसे कर सकते हैं सब्सक्राइब। एंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही जो मेरी इसमें जो कंटेंट मैं आप सभी को प्रोवाइड करती हूँ वो आपके इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होते हैं, विच मीन्स बोथ जो आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड है दोनों ही मैं आपको बाईलिंगुअल प्रोवाइड करती हूँ। पेपर सेकेंड का जो मेरी क्लासेस होती है वो मॉर्निंग में होती है, 11:30 होती है, जिसमें हम टोटल 6 डे क्लासेस चलती है एंड देन संडे में आपका मैराथन कंडक्ट होता है। एंड ये भी आप जो है YT क्लासेस पे सर्च कर सकते हैं UGC नेट बाय अर्चना मैम से एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल टू। ये भी जो मेरे कंटेंट होते हैं आपके बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलेंगे, विच मीन्स जो हमारा संडे होता है जिसमें हम मैराथन कंडक्ट करते हैं वो हमारा PYQs, जिससे मैं आपको थियरी कन्वर्ट करती हूँ एंड देन केवल एक आपके टर्म से यू हैव टू क्लियर 4 to 5 कॉन्सेप्ट, यानी एक क्वेश्चन से, एक ऑप्शन से क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग आप, मैं ये भी नहीं बोल सकती कि एक क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी होता है उन PYQs में कि एक क्वेश्चन में कई सारे आपके जो है ऑप्शंस गिवन होते हैं जिन्हें डिस्क्राइब करना जो है मैंडेटरी होता है, जिन्हें एक्सप्लेन करना मैंडेटरी हो जाता है आप सभी के लिए। तो मैं एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से जो है उसको देखते हुए आप सभी को एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट आपसे कोई चीज़ें मिस ना हो। सो ऑल्सो इफ़ यू हैव यहाँ पे जो है आपके पास यदि आप इस चैनल पे मतलब फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड यदि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। सो ये एक सेकेंड मैं पेज पे आ जा रही हूँ जहाँ से मैंने PDF जो है क्रिएट की है। तो SDG एंड जो आपके MDG है इस पर मैंने ऑलरेडी आपको सेशन प्रोवाइड कर दिया था। तो एक्चुअली ये जो PDF था वो यहाँ से था, मैंने प्रीवियसली इसको स्टार्ट कर दिया था। तो एनवायरनमेंट के मेरे जो है 1 क्लासेस गए हैं वो आपकी थी SDG एंड MDG, यानी जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें कौन कौन से गोल्स आते हैं, क्या टारगेट्स हैं, एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी उसमें कौन कौन से टारगेट्स हैं, गोल्स हैं एंड आपकी कितनी पब्लिकेशंस हैं, ये सब मैंने वहाँ पे डिटेल में इन क्लासेस को लिया है। तो आप नहीं देखें तो उन क्लासेस पे भी जो विजिट कर सकते हैं। सो टुडे आज जो हमारी क्लासेस होगी वो होगी
पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की क्लासेज होगी, जिसमें हमने मिलेनियम यानी जो हमारी MDG एंड SDG दोनों ही हमने डिटेल में कवर किया है। कितने टारगेट्स हैं, कितने आपके पब्लिकेशंस हैं, कितने उसमें जो है गोल्स निर्धारित किए गए हैं, विथ स्टोरी के से मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। आप नहीं देखें तो देखें। एंड आप दो वाइल द रीडिंग एंड वाइल द वॉचिंग द सेशन आप अपनी ओन स्टोरी क्रिएट करें मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, सो दैट आप सिक्वेंसली उसे लर्न करने में सक्षम हों। सो ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल आपके इंटरेक्शंस क्या होते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक पे। सो द टर्म रेफर टू द कॉम्प्लेक्स डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटीज एंड द natural world in comparison how women rely on and modify the environment and how the environment impact human society। यानी यह शब्द मानव समाज और प्रकृति दुनिया के बीच एक जटिल है, यानी जो ह्यूमन सोसाइटी है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उनके बीच जो है पूरी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी उसके बीच में कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए मिलती है और डायनामिक है। यानी ये जटिल है, गतिशील है, क्योंकि डायनामिक है को संदर्भित करती है, जिसमें यह शामिल है कि मनुष्य किस प्रकार पर्यावरण पे निर्भर है। सो एज वी ऑल नो कि हम सभी को पता है कि वुमेन जो हमारे ह्यूमन है वो पूरी तरीके से नेचुरल चीज़ों पे निर्भर है और उसे संशोधित करता है, तथा पर्यावरण समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है, यानी जो एनवायरनमेंट है वो कैसे ह्यूमन को इफेक्ट करता है, यानी जो मानव सोसाइटी है उनको इफेक्ट करता है। यह शब्द मानव समाज और प्राकृतिक दुनिया के बीच एक जटिल गतिशील संबंधों को संदर्भित करता है, जिसमें यह शामिल है कि मनुष्य किस प्रकार पर्यावरण पर निर्भर करता है और उसे संशोधित करके जो है पर्यावरण समाज को किस प्रकार से प्रभावित करता है। सो जो ह्यूमन एंड जो एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन है, यानी जो एक तरफ से आपकी ह्यूमन सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं वो कैसे ह्यूमन को प्रभावित करते हैं और कैसे ह्यूमन के कारण यानी जो मानवीय सोसाइटी है उन्होंने क्या ऐसे चीज़ें की हैं, यानी कौन कौन से ऐसे चेंजेस किए हैं जिसके कारण जो है एनवायरनमेंट उनके ऊपर इफेक्ट डालता है। अब ये इफेक्ट आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड ये आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन, वी आर टॉकिंग अबाउट की एस्पेक्ट्स, ऐसे कौन कौन से हैं जो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस में आते हैं। पहला आपका आता है इंडिपेंडेंस। ह्यूमन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट आर इंटरकनेक्टेड एंड म्यूचुअली इन्फ्लुएंस, यानी जो मानव सोसाइटी है और जो एनवायरनमेंट है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एंड जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बिना पर्यावरण का जो है समाज रह सकता है, यानी सोसाइटी रह सकती है, या फिर सोसाइटी है और पर्यावरण नहीं है फिर भी सोसाइटी का रहना संभव है। यानी ये एक दोनों से जो है इंटरकनेक्टेड है, यानी इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे जो है इंडिपेंडेंट है। सो मानव समाज और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर जो है इसे प्रभावित करते रहते हैं, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। अब ये आपके मैंने जैसे प्रीवियसली आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आपका आ जाएगा वो आ जाएगा रिसोर्स यूज, यानी जो भी रिसोर्स मिले हैं नेचुरली उसको यूज करने से कैसे इन्फ्लुएंस होता है मानव सोसाइटी। ह्यूमन रिले ऑन द एनवायरनमेंट ऑन रिसोर्स लाइक फूड, water, shelter and the material, and their activity can impact resource availability and quality। मनुष्य भोजन, पानी, आश्रय और सामग्री जैसे संसाधनों के लिए पर्यावरण पे निर्भर करते हैं और उनकी गतिविधियों, संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता है उनको प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि एज वी ऑल नो कि जो ह्यूमन है वो पूरी तरीके से नेचुरल चीज़ों पे निर्भर होता है। पूरी तरीके से नेचुरल चीज़ों पे निर्भर होने के कारण भी कुछ मैन मेड चीज़ें भी आपकी आ जाती हैं, जैसे जो हमारी नेचुरली चीज़ें मिलती हैं वो आपकी फूड हो गए, वाटर हो गए, शेल्टर हो गए, मटेरियल्स हो गए, और कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वो मानव जो है करता है, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके पर्यावरण को जो है डिस्टर्ब करने में, पर्यावरण को जो है इम्पैक्ट करने में भूमिका अदा करती है।
नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, यानी जब आप एनवायरमेंट में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या चीज़ें आ जाएंगी। ह्यूमन एक्टिविटी, यानी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं सच एज एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशंस significant alter the physical and biological environment both positively and negatively। यानी जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, आपके एग्रीकल्चर हो गए, अर्बनाइजेशंस हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशंस हो गए, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनती हैं, सिग्निफिकेंटली जो है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट दोनों पे ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूप से प्रभाव डाल रही हैं। सो कृषि, शहरीकरण, औद्योगिकरण। अब कृषि कैसे इम्पैक्ट करेगा, इससे पहले जो कृषि होते थे वो आपके देखेंगे कि जितनी भी मैनुअल चीज़ें होती थी वो पड़ती थी, यानी आप इसमें कंपोस्ट खाद को ले सकते हैं, यानी जो फर्टिलाइजेशन होता था वो कंपोस्ट खाद को लेकर के किया जाता था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यूरिया का बहुत प्रचलन हो गया, यूरिया हो गई आपकी, डाइज हो गई, उसमें भी आपकी नैनो यूरिया आ गई है। सो नैनो यूरिया हो गई, आपकी डाइज हो गए, जिनसे फसल तो थोड़े ही समय में उसका ग्रो कर दिया जा रहा है, बट जो भूमि है, वो जो आपकी सॉइल है, वो किस तरीके से उसका जो फर्टिलाइजेशन खत्म हो जा रहा है अगले कृषि के लिए, यानी जो अपकमिंग जो कृषि उस पर की जा रही है उसके लिए कैसे वो पूरी तरीके से जो इसमें से नाइट्रोजन खत्म हो जा रहा है, पोटेशियम खत्म हो जा रहा है, उसके उस तरीके से जो है हम जब मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो वो एनवायरनमेंट पे जो है इफेक्ट पड़ता है। शहरीकरण, यानी जब शहरीकरण होगा तो सभी ने पढ़ा होगा क्लास 8 में 10th में कि जब शहरीकरण होता है या फिर जब औद्योगिकरण, यानी जब इंडस्ट्री कहीं पे स्थापित होती है तो बहुत से ऐसे लैंड एरिया है जिन्हें पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है। उस पर यदि किसी भी प्रकार के ट्रीज हैं आपके, किसी भी प्रकार का वहाँ पे फर्टिलाइजेशंस है आपके, जो है जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है, और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशंस कर दिया गया, अर्बनाइजेशंस कर दिया गया, बहुत बड़ी बड़ी जो है प्लॉटें हैं, तो वहाँ से जो है कृषि का कार्य खत्म हो जाता है। एंड देन वहाँ पे औद्योगिकरण, बड़ी बड़ी मशीनरी जो है स्थापित कर दिए जाते हैं, जिससे बहुत मात्रा में जो है गैसेज निकलती हैं, एंड देन आपका जो है एयर पॉल्यूशंस होते हैं। भौतिक और जैविक पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से बदल सकती हैं, यानी पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली भी इन्हें इम्पैक्ट कर सकती हैं। एडाप्शन एंड आपके जो आ जाएंगे रेजिलेंस। सो ह्यूमन अडाप्ट टू एनवायरमेंट कंडीशंस एंड डेवलप टेक्नोलॉजी इन mitigate environmental changes, and ecosystem and societies have a varying level of the resilience to environmental changes। मनुष्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल करते हैं, यस, तथा पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करते हैं, तथा पारिस्थितिकी तंत्रों और समाज में पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति लचीलेपन में विभिन्न स्तर होते हैं। यानी कैसे जो हमारा इकोसिस्टम है उसको लेते हुए, और जो आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिनमें टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलपमेंट हो रहा है, इन सभी पे इसमें बात की गई है। नेक्स्ट आती है, अब इसमें हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी। बैलेंसिंग ह्यूमन नीड, यानी जो आपके मनुष्य के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन क्रूशियल फॉर द लॉन्ग टर्म वेल बीइंग एंड require sustainable resource management and practices। यानी मानव आवश्यकताओं को पर्यावरण संरक्षण के साथ सुनिश्चित करना दीर्घकालीन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो मानव की नीड है, यानी जो मानव की जो नीड है बेसिकली, वो उसको दीर्घकालीन तक जो है बनाए रखना, और किसमें बनाए रखना, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, और इसे अस्थायी संसाधन प्रबंध और प्रथाओं की आवश्यकता होती है। यानी इसमें जो भी आपके मैनेजमेंट किए जाते हैं वो अस्थायी रूप से किए जाते हैं, यानी उनको बैलेंस बिठा के किया जाता है, किसमें, जो ह्यूमन नीड्स है एंड जो पर्यावरण है, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस स्थापित किया जाता है, सो दैट लंबे समय तक जो है ये दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। नाउ मूविंग ऑन, हम बात करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो ह्यूमन एनवायरनमेंट आपके जो है इंट्रैक्शंस में आते हैं। साथ ही साथ हमने एग्रीकल्चर की बात की। ह्यूमन कल्टिवेट लैंड ऑफ द फूड प्रोडक्शन विच कैन बी लीड टू डिफोरेस्टेशन, सॉयल इरोजन्स एंड वाटर पॉल्यूशंस। यानी ये सब चीज़ें हमें देखने के मिलती हैं। यानी मनुष्य खाद्य उत्पादन में भूमि खेती करने के लिए वनों की कटाई, मृदा क्षरण, जल प्रदूषण, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अर्बनाइजेशंस,
यानी अभी हमने बात की अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। सो एक्सपेंशन ऑफ सिटीज कैन लीड टू हैबिटेट लॉस, पोल्यूशंस एंड चेंज इन द लोकल इकोसिस्टम, यानी शहरों का विस्तार में आवास की क्षति होना, प्रदूषण, स्थानीय परिस्थितिकी एंड तंत्र में जो है परिवर्तन होता है। इससे पहले हमने बात की इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप वही चीजें देखेंगे कि जो है पोल्यूशंस इनटू देयर वाटर एंड सॉइल आपके इम्पैक्टेड ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम पे जो पड़ते हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है पार्शियली एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो भी फॉसिल फ्यूल्स जो बर्निंग हो रही है, या फिर कंट्रीब्यूट द क्लाइमेट चेंज विच कैन बी लीड टू रेजिंग सी लेवल, यानी जो सी लेवल है उनका जो है लेवल जो है रेज कर जाना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड डिस्ट्रप्शंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी मानवीय गतिविधियां विशेषकर जीवाश्म ईंधनों को जलाना जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और मौसम की घटनाएं हो सकती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में पूरी तरीके से जो व्यवधान देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन इज resource extractions, meaning losing and fishing can deplete natural resources and damage ecosystem, यानी आप खनन करते हैं, लकड़ी जो कटना होता है, मछली पकड़ना, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करना और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। साथ ही साथ जो वेस्ट निकल रहे हैं, जो आपके मैनुअल्स निकल रहे हैं, इन्हें आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं। सो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, यानी आप इम्प्रॉपरली रूप से यदि वेस्ट का डिस्पोजल कर रहे हैं, यानी जो आपने आपके जितने भी ऐसे चीज़ें निकल रही हैं जो प्रॉपरली वे में आप उसे जो है डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, कैन लीड टू पोल्यूशन सॉयल, वो क्या कर सकते हैं, सॉयल को पोल्यूटेट कर सकते हैं, वाटर को पोल्यूटेट कर सकते हैं, एज वेल एज एयर को पोल्यूटेट कर सकते हैं। एंड अपशिष्ट के अनुचित निपटान से मृदा, जल, वायु प्रदूषण हो सकता है। कंजर्वेशन इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सो प्रोटेक्टिंग नेचुरल एरिया, रिस्टोरिंग आपके degraded ecosystems and promoting sustainable practices can be mitigate negative impact and enhance environmental health। प्राकृतिक क्षेत्रों की यदि रक्षा करना, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना तथा टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना नकारात्मक प्रभावों को कम करने, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट्स एंड इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें आपके आ जाते हैं एनवायरमेंट, आपके आ जाएंगे सब्सिप्टिबिलिटी। सो ह्यूमन रिले ऑन द एनवायरमेंट ऑफ सर्वाइव ऑब्टेन रिसोर्स लाइक एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। सो पर्यावरण संवेदनशीलता में क्या हो जाएगा, मनुष्य जीवित रहने के लिए किस पे निर्भर रहता है, पर्यावरण पे, जिसमें हवा, पानी, भोजन, आश्रय, ये सारे आपके योगदान देते हैं। एक क्वेश्चंस और स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे क्रिएट हो सकते हैं। तो सभी ने, यदि किसी ने प्रीवियसली इससे पहले एग्जामिनेशन जून का दिया होगा तो सब ने एक चीज़ लिखा होगा कि 1 to 1 क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे आपके यदि कोई एक्ट के बारे में पूछ रहा है, आपके वाटर कंजर्वेशन एक्ट आया था, आप कब आया था, पोल्यूशन एक्ट कब आए थे, आपके नॉइज पोल्यूशन एक्ट कब आया था। तो एक्ट से जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो 1 to 1 क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें आपके जो है आपको लर्न करने होते हैं एंड देन आप उसे जो है आंसर कर ले जाते हैं। बट जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इस टॉपिक से बेसिकली आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं या फिर कथन कारण के क्वेश्चंस देखने के लिए इससे मिल सकते हैं। या फिर आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 कुछ और कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कुछ और कर रहा था, इन दोनों के बीच में आप जो है एक क्यों लगा करके जब हम इस कथन और कारण को देखते हैं कि ये कथन दिया गया है और कारण इसके कारण हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट होंगे। सो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कब, चेंज टू एनवायरमेंटल, यानी ह्यूमन अल्टर द एनवायरमेंट टू मीट देयर नीड विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, मैंने प्रीवियसली भी इसे बताया है। एंड एडेप्शन टू द एनवायरमेंट, ह्यूमन कैन अडॉप्ट टू डिराइव एनवायरमेंटल कंडीशन, सर्वाइव्स एंड द थ्रेट, मनुष्य जीवित रहने के लिए विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों को जो है अनुकूल ढल जाता है, यानी जितने भी पर्यावरणीय आपके परिस्थितियां हैं उनमें मनुष्य जो ढल जाता ही है। आप यदि एक एग्जांपल से मैं बताऊं तो हम सब जहाँ रहते हैं विच मीन्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो आप देखेंगे बिल्कुल जो है जो यहाँ पे
जो बायोलॉजिकल या फिर जो आप कह लें कि जो एनवायरनमेंट है वो आपके 3 to 4 सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड देन जो है हमारा जो लैंड है वो ऑलमोस्ट प्लेन देखने के लिए मिलता है। बट यही आप कुछ हिलीज एरिया में चले जाएं, वहाँ पे आपको माउंटेन ही माउंटेन देखेंगे। एंड देन उनके जो सड़कें भी होती हैं वो माउंटेन से होते हुए जाती हैं। आपके जो है नॉर्थ साइड में चले जाएं आप तो बिल्कुल जो है वेदर वहाँ का चेंज देखने के लिए मिलता है। एंड इसी के अपोजिट बिल्कुल आप साउथ साइड में चले जाएं तो वहाँ पे वेदर जो है आपको तीनों ही कंडीशंस में वेदर आपको अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। तब भी वहाँ पे लोग सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट को जो है अडॉप्ट कर चुके होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एंथ्रोपोजेनिक में आती हैं एंड उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। सो पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में आपके कौन कौन सी चीजें आती हैं। आर ह्यूमन एक्शन दैट हैव अ इम्पैक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग डिफोरेस्टेशंस, पोल्यूशंस, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट, आपके आ जाते हैं डिस्ट्रक्शंस एंड रिसोर्स एक्सप्लोरेशंस and often leading to negative consequences and ecosystem and biodiversity। यानी मानव जनित जो गतिविधियां होती हैं, वो हिंदी में हम इन्हें मानव जनित गतिविधियां कहेंगे, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कह रहे हैं। वे मानवीय क्रियाएं हैं जिनका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें मानव क्या क्या करता है, वनों की कटाई करना, प्रदूषण, आवास विनाश, संसाधनों का दोहन करना, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो है पारिस्थितिकी यानी जो आपके इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से डिप्लेशंस होने लगे हैं। उनके जो है उन्हें कंजर्व करना हमारी प्योरिटी हो गई। यदि इन्हें हम जो है सुरक्षित नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, अपने परिस्थितिकी तंत्र पे नहीं ध्यान देंगे, हमारे जो जितने भी पॉल्यूशंस हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम नेचुरली यूज़ करते हैं, इन पे यदि हम नहीं ध्यान देंगे तो आने वाला जो है चीज़ें हमारे लिए बहुत असहनीय होंगी। सो इसमें जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में आपकी क्या क्या आ जाएंगी, उसमें आ जाएगा आपका डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, पोल्यूशन आ जाएगा, हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाएंगे, आपके रिसोर्स एक्सप्लोरेशंस आ जाएंगे, जो बेसिकली पूरी तरीके से जो है परिणाम है, किसके परिणाम है, इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी तंत्र को डिप्लीट करने में। इसमें मैंने कुछ की एस्पेक्ट्स जो है इम्पैक्ट्स आपको यहाँ पे डाल दिए हैं। कुछ की इम्पैक्ट्स हैं जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में आती हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है पोल्यूशन। क्योंकि पोल्यूशन मनुष्य ने इतना कंज्यूम किया है, जितना कंज्यूम किया उससे ज़्यादा उसने जो है पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। सो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पढ़ा भी होगा, उसमें जो गोल नंबर आपका आई थिंक 11 और 12 है, उसमें ये साफ साफ बात की गई है कि कंजप्शंस एंड कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने बात की गई। तो इसे भी हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कंजप्शंस जितने हो रहे हैं उससे ज़्यादा हम जो है जब उसे कंज्यूम करने के लिए हम वो रिसोर्सेज जो चीज़ें ले रहे हैं, तो उन रिसोर्स को हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने में, एनवायरनमेंट को नकारात्मक प्रभाव छोड़ने में, उन्हें नेगेटिवली इफ़ेक्ट करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। सो एयर पोल्यूशन, सो सभी का एक सभी ने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड देन जो आपके साथ ही साथ इसमें और आ जाएंगे पोल्यूशन जो है सॉइल पोल्यूशन। इसको आपने सभी ने थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, तो मैं बहुत इसे जो है ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी एंड देन मैं आपको एक एक करके बताती चलूँगी। सो इंडस्ट्रियल एमिशंस, व्हीकल आपके जो एक्सप्लोसिव बर्निंग, फॉसिल फ्यूल्स रिलीज पोल्यूटेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर आपके हो जाएंगे, एंड देन आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएंगे, कंट्रीब्यूटिंग द रिस्पॉन्स आपके रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एसिड रेन एंड क्लाइमेट चेंज। यानी इससे जो बेसिकली रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एसिड रेन होने की संभावना होती है एंड क्लाइमेट चेंज हो जाता है। सो एसिड रेन को मैं आपको बहुत डिटेल में, इससे अलग सेशन एक प्लान कर रही हूँ जिसमें आपको एसिड रेन के बारे में बहुत डिटेल में बताऊँगी। सो अभी हम औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाले जितने भी आपके धुएं हो गए यानी एयर हो गए, जीवाश्म ईंधन के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सभी को पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है
पहले नंबर पे आता है। यानी जो किसी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ही एक आधार मान करके और भी जितने गैसेज हैं उन्हें देखा जाता है। यानी जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ही बेस 1 माना जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषण निकलते हैं जो श्वसन संबंधी समस्याएं यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो है आपको समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। एसिड रैन के लिए और जलवायु को परिवर्तित करने में ये अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर जितने हैं, आपके जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सारी जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्मफुल करने के लिए, एसिड रैन को इसमें जो है अम्लीय वर्षा के लिए, जलवायु परिवर्तन, इन सभी में जो है क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वाटर पोल्यूशन, आपके जो है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, रन ऑफ सीवेज डिस्चार्ज एंड प्लास्टिक वेस्ट कंटामिनेशन वाटर बॉडीज, हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ एंड आपके जो है पोटेंशियल्स मेकिंग वाटर सन आपके अनसेफ ऑफ ह्यूमन कंजप्शंस। यानी जो वाटर पोल्यूशंस है वो आपके जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर जो रन ऑफ होते हैं, यानी जो इंडस्ट्री से एंड एग्रीकल्चर से जो आपके जो अपशिष्ट निकलते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत सारे अपशिष्ट निकालती हैं एंड देन उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करती हैं, उन्हें ऐसे ही जो है वाटर में निकाल देती हैं। या फिर आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे लैंड प्लॉट उन्होंने लिया है जहाँ पे ले जा करके वो अपने जो है रन ऑफ कर देते हैं या फिर उसे जो है वहाँ पे वेस्ट कर देते हैं एंड देन उससे एयर पोल्यूशन के साथ साथ सॉइल पोल्यूशन भी होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, तो ये नोटिस किया होगा कि अभी भी कुछ जो बहुत जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत सी जो फैक्ट्रीज़ लगाई गई हैं, जैसे आपकी शुगर फैक्ट्री हो गई या फिर जो आपके यूरिया फैक्ट्रीज़ हो गई, तो उनके जितने भी अपशिष्ट निकलते हैं वो ऐसे ही कुछ एरिया उनके आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने और वहाँ पे ले जाकर के उन्हें जो है लैंड कर देते हैं, यानी वहाँ पे ले जाकर के वो फेंक देते हैं, जिससे बहुत ही मात्रा में जो है वहाँ से जो एयर पास होता है सो बहुत ही जो है हम कहेंगे कि एक गंदी बदबू वहाँ से आती है एंड देन वहाँ से जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें भी अनकंफर्ट होता है वहाँ पे रहने में। साथ ही साथ जो वो मृदा होती है, जो सॉइल है, वो पूरी तरीके से जो है पॉल्यूटेड हो जाती है। यहाँ पे वहाँ पे किसी भी प्रकार का खेती नहीं किया जा सकता। एज वेल एज जो आपके ये जो सीवेज होते हैं, सीवेज भी आपके डिस्चार्ज, यानी जो सीवेज जो घरों से जो नालियाँ जो सीवेज वाटर का मतलब होता है, यानी जो सीवेज डिस्चार्ज होता है वो ये होता है कि जो आपके जो घरों से निकलने वाले जो आपके जो कूड़े करकट है या फिर जो आपके घरों से निकलने वाली जो नालियाँ हैं वो पूरी तरीके से जो है वाटर बॉडीज में इन्वॉल्व हो जा रही हैं डायरेक्टली विदाउट एनी उनका जो है किसी भी प्रकार का उनमें चेंजेस किए या फिर उन्हें जो है क्लियर किए बिना ही एज इट इज वाटर बॉडी में जो है उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, रन ऑफ कर दिया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट कंटामिनेशन वाटर बॉडीज, यानी जो बड़े बड़े आप देखेंगे कि अभी तो गंगा में ऐसी देखने की आई है कि बड़ी बड़ी मशीनें लग गई हैं जो पूरी तरीके से जो उनमें जो लोग चीज़ें जो है प्रवाह कर देते हैं उन्हें निकाल करके छान करके गंगा को जो है प्योर करने में बड़ी बड़ी मशीनें लग गई हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको इफ़ेक्ट करती हैं, वाटर को पल्यूट करती हैं, जिससे जो उसमें जितने भी आपके जलीय जीव हैं, आपके जितने भी जलीय जीव आ जाते हैं ये सारे जो है अनसेफ हो जाते हैं। जो आपके एक्वेटिक प्लांट है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उनका जो जीवन है खतरे में आ जाता है। एंड कभी कभी आप देखेंगे तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होने के कारण जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। आपने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो है समुद्रें हैं या फिर बड़ी बड़ी समुद्र नहीं यहाँ पे बोल सकते, बड़ी बड़ी कुछ ऐसी नदियाँ या फिर पॉन्ड्स है जहाँ पे एक्वेटिक जो चीज़ें हैं उन्हें आप फ्लोट करते हुए देखेंगे, यानी वो जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। या फिर वाटर में जो है किसी पेट्रोलियम या फिर ऐसी तेलों का उसमें प्रवाह हो जाने के कारण या फिर कुछ ऐसी गंदी जो है आपके सीवेज चीज़ें जाने के कारण जो है वहाँ के जो एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो पोटेंशियली मेकिंग वाटर अनसेफ एंड द ह्यूमन कंजप्शन। औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट, सीवेज निर्वाह और प्लास्टिक अपशिष्ट जल निकायों को दूषित करते हैं, जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, संभवतः जल को मानव उपभोग के लिए भी असुरक्षित बनाते हैं। यानी जो वाटर है
अब उसे मानव जो है कंज्यूम नहीं कर पाएगा, एंड देन उसे कई सारी स्टेजेस के बाद जो है वो वाटर क्लीन होगा एंड उनके लिए जो है अफोर्डेबल रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड improper waste disposal contamination soil, reducing its fertility and posing health risk। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन और अनुचित अपशिष्ट निपटान मिट्टी को दूषित करते हैं, उनकी उर्वरता को कम करते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यानी जितने भी आपके इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं उन्हें आप एज इट इज़, जैसे मैंने एग्जांपल दिया जो शुगर फैक्ट्रीज हैं आपने यदि देखा होगा, या फिर जितने भी आपके फर्टिलाइजेशन फैक्ट्रीज हैं वो ऐसे ही करते हैं। उनमें जितने भी पॉल्यूशंस होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, वो एज इट इज़ लैंड में ले जा करके जो है उसे डिप्लीट कर देते हैं। एंड एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कंटामिनेशन सॉइल, रिड्यूसिंग ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यानी उर्वरकता को कम कर देता है और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, इसमें कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो ये है डिफोरेस्टेशन, यानी क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और लॉगिंग, कृषि, शहरीकरण, लकड़ी काटने के लिए वनों की कटाई करना। इनसे भी हमारे जो है पोल्यूशंस देखने के लिए मिलते हैं, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है जो क्लीन कर रही है बड़े बड़े आपके फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर के लिए या फिर अर्बनाइजेशंस के लिए, किसी भी कारण वो जो लकड़ी का कटाव हो रहा है, वनों की सफाई की जा रही है, वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे। हैबिटाट डिस्ट्रक्शंस, सो अल्टरिंग ऑफ द डिस्ट्रॉइंग नेचर हैबिटाट ऑफ डेवलपिंग एग्रीकल्चर रिसोर्स एक्सट्रैक्शंस, यानी आवास निवास के लिए जो कृषि या संसाधन निष्कर्ष के लिए प्राकृतिक आवासों में बदलना या उन्हें जो है पूरी तरीके से नष्ट करना भी आ जाता है। तो एक एक आप जो है हेडिंग, यानी जो इसमें मैंने ये हेडिंग यहाँ मेंशन किया है, यदि इसी को आप पढ़ लेंगे तो उसके अंदर की चीज़ें आपको जो है समझ आ जाएंगे। तो जब भी पूछे कि कौन कौन सी ऐसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये सारे आपके उसमें आ जाएंगे। रिसोर्स आपके जो है एक्सप्लोरेशंस, ओवर यूजिंग नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, यदि अधिक मात्रा में आप वाटर का कंज्यूम कर रहे हैं, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल एट द अनसस्टेनेबल रेटेज, यानी संसाधन दोहन, जल, खनिज और जीवाश्म ईंधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का असमनीय दरों पर अत्यधिक यदि उपयोग हो रहा है तब। इसमें नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लाइमेट चेंज। इसमें आपका क्लाइमेट चेंज, human activities, particularly the during of fossil fuel, contribute of greenhouse gases emissions leading to climate change। मानवीय जितनी भी गतिविधियां हैं, विशेषकर जीवाश्म ईंधनों का जलना, यानी जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल बर्निंग्स हो रही हैं, यानी जितनी भी बर्निंग्स हो रही है आपके फॉसिल फ्यूल की, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस, जो योगदान देती हैं किसमें, ग्रीन हाउस गैसों के इमिशंस में, जिससे जलवायु परिवर्तन होते हैं, यानी जिससे जो है आपके जो है क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो ये सारी जो क्लाइमेट चेंज में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो योगदान देती हैं। नेक्स्ट आपका है इनवेसिव स्पीशीज, द इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ नॉन नेविड स्पीशीज दैट डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम, आक्रामक प्रजातियां जैसे गैर देशी प्रजातियों का प्रवेश और प्रसार को परिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकते हैं, यानी जितने भी आपके इकोसिस्टम है ये इनको जो है इन्हें जो है बाधित करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट, बिल्डिंग रोड, आपने यदि रोड बिल्डिंग हो रही है, डैम्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन आपके जो है फ्रेगमेंट हैबिटाट्स एंड अल्टर इकोसिस्टम, यानी जो बुनियादी ढांचों का विकास जिनमें आपकी सड़कें आ जाती हैं, आपके जितने भी डैम्स का निर्माण होता है और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण के लिए आवास खंडित हो सकते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव देखने के लिए मिलता है। यानी ये सारी चीज़ें भी आपके जो है आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी, जो पर्यावरण को डिप्लीट करने में या फिर उन्हें जो है डिस्ट्रॉय करने में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर।
intensive farming practices including the use of pesticides एंड फर्टिलाइजर एज आई प्रीवियसली मैंशन कि जितने भी आपके मैंने पेस्टिसाइड्स नहीं बताए थे, आपकी फर्टिलाइजेशंस जिसमें मैंने यूरिया आपको बताई थी, डाइज बताए थे, और आपके जो है नैनो यूरिया के बारे में मैंने बताया था। सो कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सॉयल, जो क्या करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं सॉयल पे एज वेल एज वाटर पे एंड जो बायोडाइवर्सिटी पे। कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से सहित गहन कृषि पृथ्वी की मिट्टी पद्धतियों की मिट्टी, जल और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि जो भी आप कीटनाशक चीज़ें यूज़ करते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपने किसी जो है क्रॉप्स पे यूज़ किया तो वो केवल क्रॉप्स पे ही रहेंगे। नो, इससे जो है कई सारी डिप्लेशंस हो सकती हैं। पहला तो ये आएगा कि यदि उस क्रॉप्स को आपने बिना प्रॉपर क्लीन किए यदि कंज्यूम कर लिया तो उससे आपकी ह्यूमन बॉडी पे नुकसान पहुंचेगा। किसी एनिमल ने उसे कंज्यूम कर लिया तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जब ये पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है तो वो पेस्टिसाइड डायरेक्टली उस जो है क्रॉप्स पे ना पड़ के या फिर उस जो है प्लांट पे ना पड़ के वो एयर के कॉन्ट्रैक्ट में भी आते हैं, जिससे एयर की वजह से वो दूसरे कुछ जो है एरियाज को भी कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये लैंड है, यहाँ पे आपने कुछ क्रॉप्स को जो है उगाए हैं, इस तरीके से आपके क्रॉप्स हो गए, कुछ आपने जो है क्रॉप्स को किया है। अब जब आप इसमें जो है पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेंगे, इस पे जो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेंगे तो डायरेक्टली तो आप एक एक जो है क्रॉप्स पे जाके जो है उसका छिड़काव तो नहीं करेंगे। आप इस तरीके से मशीनें आ गई हैं जिससे जो बच्चे एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे उन्हें ये चीज़ पता होगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप जो है छिड़काव करते हैं, यानी उसमें वाटर को इंक्लूड करके आप जो है वाटर सॉल्युबल उन्हें बना करके एंड देन इस पे छिड़काव किया जाता है। सो जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो खाली एरिया है या फिर जो इर्द गिर्द के जितने भी आपके लैंड हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, उनमें भी ये स्प्रेड हो जाते हैं। और साथ ही साथ यदि कोई पर्सन है तो उन्हें भी आप देखे होंगे कुछ इस तरीके की जब पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है तो बहुत ऐसे जो पर्सन है जो ये कृषि का कार्य कर रहे हैं, जो छिड़काव कर रहे हैं, वो मास्क लगा के जाते हैं एंड कभी कभी वो पूरे बॉडी को कवर भी करके जाते हैं, सो दैट वो जो पेस्टिसाइड है वो उनके बॉडी पे ना आए या फिर उनके जो है इनहेल ना कर ले उसे वो। साथ ही साथ ये कोशिश किया जाता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो उससे दूर रहें। साथ ही साथ जितने भी लैंड्स हैं, यहाँ पे जो क्रॉप्स उगाई गई हैं, इन पे इफेक्ट करने वाला ना हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो वो पेस्टिसाइड्स है, यदि आप उन्हें जो अनक्लीन किए, ये जो क्रॉप्स हैं इनको अनक्लीन किए आप कंज्यूम कर लेते हैं तो इससे आपको जो है कई सारी चीज़ों का सामना, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। यस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमन के जो है प्रभाव करने में आती है, जिसमें आपका आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपके एनर्जी प्रोडक्शंस, वाटर आपके डिस्पोजल्स कैन रिलीज्ड पोल्यूटेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज, यानी विनिर्माणक प्रक्रियाएं जिनमें ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट निपटान प्रदूषक उत्पन्न कर सकते हैं तथा जलवायु परिवर्तन में जो है योगदान कर सकते हैं। सो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे इनमें क्या क्या आती हैं, सो दैट आप इसे जो है ध्यान में रख पाएँ। सो ह्यूमन एंड एनवायरमेंट आपके इंटरेक्शंस क्या होते हैं, सो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, डायनेमिक है, रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में। कभी भी जो है ह्यूमन बिना एनवायरमेंट के नहीं रह सकता, या फिर जो है एनवायरमेंट है तो ह्यूमन का जीवन है, यानी जो मानव जाति है, मानव समुदाय है, मानव सोसाइटी है, उनका रहना स्वाभाविक है। अब ये इंटरेक्शंस कैसे करते हैं, इंडिपेंडेंस रूप से, रिसोर्स यूज करके, एनवायरमेंटल आपके मॉडिफिकेशंस करके, एडेप्शंस करके, एडेप्शन एंड रेजिलियंस करके, सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स एक्सट्रैक्शंस, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट करके, आपके कंजर्वेशन एफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस का यूज किया था, यानी इंटरेक्शंस
का यूज़ किया था, जिसमें आपको आ जाएंगे एनवायरमेंटल, आपके सस्टेनेबिलिटी कितनी है, चेंज ऑफ एनवायरमेंटल क्या है, आपके एडेप्शंस टू द एनवायरमेंट क्या है, और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जो इम्पैक्ट करती हैं किसको, एनवायरमेंट को, जिसमें आपका पहला आ जाएगा पोल्यूशन। पोल्यूशन के अंदर जो आपके सब ऑप्शंस थे वो है एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट वन इज आपके वाटर पोल्यूशंस, सॉइल पोल्यूशन, इसमें 2-3 आपके और पोल्यूशन बच रहे हैं, जिसमें आपका आ जाता है नॉइस पोल्यूशंस, एंड आपका आ जाता है नॉइस पोल्यूशन के साथ एक आपका रेडियोधर्मी पोल्यूशंस आ जाता है, रेडियोधर्मी पोल्यूशन। इन्हें मैं आपको डिटेल जब और चीज़ें कवर कराऊंगी तो उसमें करा दूंगी। और आता है आपके डिफॉरेस्टेशंस, हैबिटाइट रिसोर्स एक्सप्लोरेशंस, या फिर आपके क्लाइमेट चेंज आ जाते हैं, इनएक्टिव स्पीसीज आ जाती हैं, या फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कैसे आप एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चर में यदि आप मैनुअली पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर जो फर्टिलाइजर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका पूरी तरीके से रासायनिक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आ जाती है, यानी जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं ये सब इसके अंदर आ जाएंगी, यानी जितने भी आपके ये जो ह्यूमन के द्वारा, यानी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, हिंदी में हम इन्हें मानव जाति गतिविधियां हैं जिनके कारण पर्यावरण पे जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इफेक्ट पड़ता है, वो सब आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आई होप आपको जो है ये चीज़ें समझ आई होंगी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो इस प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप उन्हें करें जो इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जो हायर एजुकेशन की फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके तक ये चीज़ें शेयर करें, सो दैट वो अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर पाएँ। एंड एक एक चीज़ को आप जो है इन डेप्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यदि आप हायर एजुकेशन में हैं, आप केवल लर्निंग पर्सपेक्टिव से ना इसे देखें, आप ये समझें कि ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसे मुझे आगे चल के और एक्सप्लोर करना है अपने एरिया में, तब जाके आप जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। सो इसे आप जो है कमेंट करें, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं आपको यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से मिल जाऊँगी, एंड यहाँ पे मैंने 90+ वीडियोस अपलोड किए हैं जिन्हें जाकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। जो बच्चे होम साइंस के हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैंने टेक्सटाइल में टर्मिनोलॉजी जितनी है ऑलमोस्ट मैंने अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट किया है, तो मैंने अल्फ़ाबेटिक में आपके ए से रिलेटेड जितने टर्मिनोलॉजी आती है वो मैंने आपको क्लियर करा दी है, आप इन्हें देख सकते हैं। एनवायरनमेंट का एक सेशन मेरा जा चुका है जिसमें मैंने एसडीजी और एमडीजी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। डिजीजेज आपकी कितनी है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ जितनी आपके इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं उन सभी को मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी ये विजिबल नहीं हो रहा है, यस। गूगल स्कॉलर और एआई, आप चैट जीपीटी, डीपसीक, इन सभी को कैसे यूज़ करेंगे मैं सबको जो है यहाँ पे डिटेल में कवर कराई हूँ, एंड स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि आप कैसे इसमें इनरोल हो सकते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे वर्डपैड पे आप जो है इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इन सभी को मैंने डिटेल में कवर कराया है। सो इन वीडियोज़ को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो आप जो है पढ़ते रहें एंड जो है चीज़ों को सीखते रहें, सीखना एक बहुत नेसेसरी होता है। सो थैंक यू, कल मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।